जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि हम यूपीएससी के पूरे कोर्स का एक कंपाइल सेशन आप लोगों के सामने लेके आने वाले हैं। तो इसी फेज़ में हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं और ये ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से इसको स्टार्ट कर रहे हैं और आप समझोगे इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सबसे पहले जो है हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, फिर इसके बाद में जो जो कंसेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड, जो जो थ्योरीज है इससे रिलेटेड वो देखेंगे और उसके बाद में जो जो प्रीवियस ईयर में इसमें प्रीलिम्स से और मेन से जो क्वेश्चन बने हुए हैं पिछले 5 सालों में उन क्वेश्चंस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इस पूरे सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ कैसे। ठीक है, तो इस पूरे सोलर सिस्टम को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स का जो है इवोल्यूशन हुआ कैसे, ये यूनिवर्स बना कैसे। तो इसका एक मैं छोटा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इस पूरे यूनिवर्स के बनने के पीछे क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या हाइपोथेसिस हैं, उन पे एक बार हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस यूनिवर्स में अगर मुझे कुछ चीज बाइफिगरेट करनी पड़ रही है तो उसको हम एक छोटे से टॉपिक से समझने की कोशिश करते हैं, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज दैट मैं बोल रहा हूं कि ये जो यूनिवर्स है, इस पूरी दुनिया में इस यूनिवर्स से बाहर कुछ भी नहीं है। सपोज दैट ये जो है ये क्या है, यूनिवर्स है। ये जो है ये यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स के अंदर सपोज दैट ये जो है ये है सुपर क्लस्टर। इस सुपर क्लस्टर के अंदर सपोज दैट ये जो है ये वाला पार्ट आपका ये है गैलेक्सी। ये जो है ये है गैलेक्सी। इस गैलेक्सी के अंदर जो है सपोज दैट ये वाला जो पार्ट है इस गैलेक्सी के अंदर, इसको हम बोल देंगे कॉन्स्टिलेशन। इसको हमने बोला कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, इस कॉन्स्टिलेशन के अंदर वाला जो पार्ट है इसको हमने बोला सोलर सिस्टम। इसको हमने बोला सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम के अंदर ही कहीं ना कहीं हमारी अर्थ एग्जिस्ट करती है। तो इस अर्थ के इवोल्यूशन को समझने से पहले हमें यूनिवर्स का इवोल्यूशन समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, यूनिवर्स जो है इस यूनिवर्स का इवोल्यूशन या फिर इस पूरे सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन अगर हम देखें तो एक मॉडर्न थ्योरी बहुत चलती है। उस मॉडर्न थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी, जो कि जॉर्ज लेमेंटियर ने दी थी। उसके थ्रू इस पूरे सोलर सिस्टम का जो है वो इवोल्यूशन माना जाता है। तो इसी फेज में अगर हमें यूनिवर्स के बारे में बताऊं तो यूनिवर्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा डीप में जानने की कोशिश करें तो ये जो यूनिवर्स बना है ऐसा माना जाता है कि ये जो यूनिवर्स है ये एक छोटा सा कोई एक एटम था। उस एटम को कई लोगों ने हिग्स बोसान बोला है, कई लोगों ने उसी को गॉड पार्टिकल बोला है, कई लोगों ने उसी को डार्क मैटर बोला है। ठीक है, तो इस डार्क मैटर के एक टाइम के बाद अगर मैं बात करूं तो आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले इसमें एक एक्सप्लोजन हुआ। इसी एक्सप्लोजन से ये पूरा यूनिवर्स बना। इस यूनिवर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो सुपर क्लस्टर भी उसी एक्सप्लोजन से बना होगा। ठीक है, और गैलेक्सी भी उसी से बनी होगी और हमारा सोलर सिस्टम भी कहीं ना कहीं उसी से बना होगा और अर्थ भी हमारी उसी से बनी होगी। ठीक है, इस विषय पे चर्चा करने के लिए हम एक लेक्चर अलग से बनाएंगे कि कैसे सर्न जो एक लेबोरेटरी है जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहां पे कैसे एक माइनिंग के अंदर इस टेस्ट को कंप्लीट किया गया और उस गॉड पार्टिकल या उस हिग्स बोसन तक पहुंचने की कोशिश की गई थी पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट के थ्रू। तो वो एक अलग प्रोसेस है, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिससे आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के बनने के लिए सबसे अप्रूव्ड थ्योरी हमारे पास जो है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बाद में बात करूं सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर क्या होता है, तो इससे पहले हम समझते हैं गैलेक्सी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि गैलेक्सी क्या होती है। तो गैलेक्सी इज नथिंग जस्ट अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी इज नथिंग जस्ट अ ग्रुप ऑफ स्टार।
ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टार क्या होता है। तो स्टार उसको कहते हैं जिसके पास खुद की हीट हो, खुद की लाइट हो, उसको स्टार कहा जाता है। ठीक है। और ऐसे ही स्टार्स के बहुत सारे स्टार्स मिलके गैलेक्सी फॉर्म करते हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ठीक है। एक और गैलेक्सी है जिसका नाम आपने सुना होगा, जो कि हमारे सबसे नियरेस्ट है, एंड्रोमेडा। ठीक है। ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 100 बिलियन गैलेक्सीज इस यूनिवर्स के अंदर लाई करती है, और एक गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद बारी आती है कॉन्स्टिलेशन की। तो कॉन्स्टिलेशन भी बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टार्स ही है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर के ग्रुप ऑफ स्टार्स को रखा जाता है। उसके बाद बारी आती है सोलर सिस्टम की। तो जो सोलर सिस्टम है, इसमें जो सेंट्रल है, जिसके अराउंड ये पूरा सोलर सिस्टम, जिसका हम स्टडी करने वाले हैं, सन के अराउंड आपने देखा होगा कि सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, ये सन के अराउंड क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। तो इस पूरी जर्नी में ये सोलर सिस्टम का पूरा एवोल्यूशन कैसे हुआ, हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करूं, बताऊं कि ये जो सोलर सिस्टम है, या अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, तो ये बना कैसे होगा। तो इसके लिए 3 थ्योरीज चलती है, या फिर कुछ हाइपोथेसिस चलते हैं, जिनके माध्यम से ऐसा माना जाता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरा सोलर सिस्टम है, ये बना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ। तो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले जो है एक एक्सप्लोजन हुआ उस हिग्स बोसॉन में, या उस डार्क मैटर में, जिसकी वजह से लगभग 4.5 या फिर 4.6 बिलियन ईयर्स पहले जो है अर्थ का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन हम इसको जो है पूरे सोलर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहना यहाँ पे ठीक नहीं होगा। हम इसके लिए कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। चलिए समझते हैं कि ये जो पूरा सोलर सिस्टम है, इसके पीछे कुछ हाइपोथेसिस, कुछ थ्योरीज चलती हैं। उन थ्योरीज को हम कैसे समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन। हम कुछ अजम्पशन के बेसिस पे ये समझने वाले हैं। ठीक है। कुछ लोग आए जो अपने अजम्पशंस दिखे गए थे, जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो पाए, इसलिए हम उनको अजम्पशंस कह रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो है मोनिस्टिक कंसेप्ट, दूसरा है ड्युअलिस्टिक कंसेप्ट, और राइट नाउ जो अभी कंसेप्ट चल रहा है इसको हम बोलेंगे मॉडर्न कंसेप्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोनिस्टिक कंसेप्ट है क्या। मोनिस्टिक कंसेप्ट का कहना है या मानना है, इस पूरी हाइपोथेसिस को मानने वाले जितने भी लोग हैं, उनका कहना है कि ये जो पूरा यूनिवर्स बना है, ये जो पूरा सोलर सिस्टम बना है, ये किसी एक स्टार से मिलकर बना है। ये किसी एक स्टार का पार्ट है ये पूरा सोलर सिस्टम। इसीलिए इसके आगे लिखा है मोनिस्टिक, मतलब मोनोस्टार। इसका मतलब क्या है, मोनो स्टार। ठीक है। ये जो सोलर सिस्टम है ये किसी एक जो है स्टार से मिलके बना है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोनिस्टिक थ्योरी। ठीक है। दूसरी थ्योरी हमारे सामने है, ये है ड्युअलिस्टिक थ्योरी। यहां पे इस थ्योरी को मानने वाले जितने, या इस थ्योरी के जितने भी सपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि जो पूरा सोलर सिस्टम बना है वो सोलर सिस्टम 2 स्टार्स या फिर मोर देन 2 स्टार्स से मिलके बना है, या फिर मोर देन 2 स्टार्स से मिलके बना है। तो मोनिस्टिक थ्योरी में हम सबसे पहले कॉमेट हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, उसके बाद में हम गैशियस हाइपोथेसिस पढ़ेंगे इमैनुअल कांट का, उसके बाद में हम नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ेंगे लाप्लास का, उसके बाद में हम ड्युअलिस्टिक थ्योरी देखेंगे, प्लैनेटेसिमल थ्योरी, फिर सुपरनोवा हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में कुछ और थ्योरीज भी है, जैसे बाइनरी स्टार थ्योरी, रसल की, ये सारी थ्योरीज हम, इंटरस्टेलर थ्योरी, ये सारी थ्योरीज हम देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम मोनिस्टिक थ्योरी को कवर करने की कोशिश करेंगे कि इस मोनिस्टिक थ्योरी में जो हाइपोथेसिस है, उन हाइपोथेसिस को क्यों इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, उन हाइपोथेसिस का क्या इवैल्यूएशन है, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कॉमेट्स हाइपोथेसिस। ठीक है। ये जो हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस आया था 1749 में। ये जो हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस आया था 1749 में, और इस हाइपोथेसिस को दिया था जॉर्जेस
जॉर्जेस दी बफन ने इस हाइपोथेसिस को दिया था, जॉर्जेस दी बफन ने। ठीक है, फिर इसके बाद में, इस हाइपोथेसिस के बाद में एक और हाइपोथेसिस आया, जिस हाइपोथेसिस को आप कहते हो गैसियस हाइपोथेसिस, और इस हाइपोथेसिस को दिया था इमैनुअल कांट ने। इस हाइपोथेसिस को दिया था इमैनुअल कांट ने। ठीक है, उसके बाद में नेबुलर हाइपोथेसिस आया, ये नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था लाप्लास ने। लाप्लास ने सबसे पहले हम कॉमेट्स हाइपोथेसिस के बारे में समझेंगे कि ये कॉमेट्स हाइपोथेसिस है क्या। ठीक है, तो इस कॉमेट्स हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कॉमेट्स हाइपोथेसिस है क्या? कॉमेट हाइपोथेसिस कॉमेट हाइपोथेसिस। ठीक है, इस हाइपोथेसिस में जॉर्जेस दी बफन, कहीं कहीं पर, कहीं बुक्स में इसको कास्ते दी बफन भी लिखा गया है। ठीक है, तो कास्ते दी बफन या जॉर्जेस दी बफन जो है, उनका मानना था कि भैया ये जो पूरा सोलर सिस्टम बना है, ये किसी एक स्टार से मिलकर बना है, और उन्होंने कॉमेट को इसका जिम्मेदार माना था कि कॉमेट की वजह से ये पूरा सोलर सिस्टम बना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सबसे फर्स्ट, इट was the first scientifically approved hypothesis. It was unquestioned for 50 years. ठीक है, ये पहला हाइपोथेसिस था जो कि थोड़ा सा साइंटिफिकली अप्रूव किया गया था, लगभग 50 सालों तक। ठीक है, अब 50 सालों तक तो इसको जो कास्ते दी बफन है, उनको बहुत क्रेडिट मिला कि भैया सोलर सिस्टम के इवोल्यूशन में आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इस थ्योरी के बारे में समझते कि ये थ्योरी एग्जैक्टली थी क्या। ठीक है, तो सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। इमैनुअल कांट का मानना था कि सन से आके एक कॉमेट आके टकराया सन से आके एक कॉमेट टकराया। सपोज दैट ये कॉमेट है, ये कॉमेट है। कॉमेट क्या होता है? तो बेसिकली कॉमेट जो होता है वो डस्ट और गैस का एक बॉडी होता है, सेलेस्टियल बॉडी होता है। ये आके किससे टकराया? सन से आके टकराया। ठीक है, अब ये कैसे टकराया या क्यों टकराया, तो इसके पीछे एक कारण जो है कास्ते बफन ने दिया, वो था ग्रेविटेशनल पुल। उनका कहना था कि सन और जो कॉमेट था, उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था, जिसकी वजह से ये जो कॉमेट है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ? सन की तरफ अट्रैक्ट हुआ। ये ग्रेविटेशनल पुल को हम अगली थ्योरी में और अच्छे से समझेंगे कि ग्रेविटेशनल पुल कैसे कोई सी भी या किसी भी दो बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये जो कॉमेट था ये सन की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और सन की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद में इसने सन का कुछ पार्ट क्या करा? अपनी तरफ इजेक्ट कर दिया, अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, टकराने के बाद में जो सन से कुछ पार्ट है वो क्या हो गया? इजेक्ट हो गया। क्या हो गया? इजेक्ट हो गया। और इजेक्ट होने के बाद में ये जो है इस पे इसका जो है कूलिंग हुआ, कूलिंग एंड कंडेंसेशन। कूलिंग और कंडेंसेशन के बाद में इससे जो है क्या बने? प्लैनेट्स बने। इससे क्या बने? प्लैनेट्स बने। ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था कास्ते द बफन का मानना था, या जॉर्जेस द बफन का मानना था। उन्होंने क्या किया, या उन्होंने ऐसा माना, ऐसा अज्यूम किया कि सन था, सन से आके एक कॉमेट आके सन से टकराया। क्यों टकराया? तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये आके टकराया। टकराने के बाद में सन का कुछ पार्ट बाहर निकल गया।
बाहर निकलने के बाद में वो जो पार्ट था वो ठंडा हुआ, उस पर कंडेंसेशन की प्रोसेस लगी और उसी से फिर प्लैनेट्स बने। क्या बने? प्लैनेट्स बने। और जो बड़े पार्ट्स थे उससे तो प्लैनेट्स बने, जो छोटे पार्टिकल्स थे उनसे बने एस्टेरॉइड्स और सैटेलाइट्स। और जो लाइटर पार्टिकल्स थे उन लाइटर पार्टिकल्स से बने, जो लाइटर पार्टिकल्स थे वो इनविजिबल हो गए पूरे यूनिवर्स के अंदर। ऐसा मानना था किसका? कास्ते द बफन का। ठीक है, अब इस थ्योरी को क्या किया गया? क्रिटिसाइज किया गया। किन बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया तो वो हम देखते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। इस थ्योरी को जो है क्या किया गया? क्रिटिसाइज किया गया। तो क्रिटिसाइज किन बेसिस पे किया गया वो हम देखते हैं। क्रिटिसाइज किन बेसिस पे किया गया वो देखते हैं। सबसे पहले इसका क्रिटिसिज्म हुआ कि जो है सन से, ये सन हो गया और ये सपोज दैट कोई कॉमेट था, इन दोनों का आपस में टकराना पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों का आपस में टकराना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हाउ दे अट्रैक्टेड ईच अदर। अट्रैक्टेड ईच अदर, पहला कारण क्या हो गया? हाउ दे अट्रैक्टेड ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? तो उनका कहना था ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना था कि दो हैविली बॉडीज को आपस में अट्रैक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो कास्ते द बफन जो है वो इस जगह आके फेल हो रहे थे। ठीक है, लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट थे उनका कहना था कि चलो मान लिया कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसमें से जो है इजेक्टेड कैसे हो जाएगा, ये जो पार्ट है जो वो इजेक्टेड पार्ट वो कैसे हो जाएगा। क्यों ये बात बोल रहा हूं मैं, तो आप इस बात को समझना। ठीक है, इस बात को हम ध्यान से समझते हैं। एक भाई साहब हुए थे जिनका नाम था बी लेविन का कहना था कि जितने भी कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स हैं उन सबको अगर मिला लें, accumulation of all the comets and asteroids, अगर इन सबको मिला भी लें तो इनकी जो डेंसिटी हो, इनका जो मास होता है वो अर्थ के मास से कम होगा। जितने कॉमेट्स या जितने एस्टेरॉइड्स हैं उन सबको अगर हम मिला भी लें तो उनका जो मास होगा वो अर्थ के मास से कम होगा। यहां पे बी लेविन ने बोला है कि अर्थ के मास से कम होगा। अब आप लोगों को पता है कि अर्थ का मास जो है वो 1/333 पार्ट है सन का, पार्ट ऑफ द सन है। मतलब जो अर्थ है वो सिर्फ 420 पार्ट है पूरे सन के मास का। और आप बोल रहे हो भाई साहब कि इसके अंदर से ये निकला है, तो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, एक गैमाओ करके भी साइंटिस्ट हुए, उनका भी यही कहना था कि भैया जो मास है सन का वो बहुत ज्यादा है और जो कॉमेट है उसका मास बहुत कम है, तो वो जो टकरा के आके कैसे इजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे भी ये आके ये चीज क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक है, फिर भी कुछ साइंटिस्ट ने मान लिया कि चलो इजेक्ट कर भी लिया। तो आप ये बताओ कि ये जो प्लैनेट्स है इनमें मोशन कहां से आया? इजेक्ट कर लिया ना भैया, मान लिया, तो इन प्लैनेट्स में मोशन कहां से आया? ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि भैया जितने भी प्लैनेट्स है, सपोज दैट ये सन है, इसके बाद मर्क्यूरी है, यहां पे मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, ठीक है, उसके बाद में मार्स है, फिर क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है और फिर नेपच्यून है। ये सारे प्लैनेट्स आपको बने हुए मिल रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो आप पहले ये समझाओ कि इसमें जो है जो बिगर प्लैनेट्स है वो बीच में ही क्यों है? ये आप जितने भी देख रहे हो ये सभी बड़े तो प्लैनेट्स है।
ये जो है ना, ये बड़े प्लैनेट्स जो हैं वे बीच में ही क्यों हैं? ऐसा कैसे, ऐसा कौन सा रेगुलर पार्ट ही इसमें से बाहर निकला कि बड़े बीच में हो गए, छोटे पहले हो गए? ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला कि प्लैनेट्स में मोशन, भैया प्लैनेट्स में मोशन अगर आप इनकी एंगुलर वेलोसिटी देखोगे तो जो प्लैनेट्स हैं उनमें कुछ प्लैनेट्स की एंगुलर वेलोसिटी सन की एंगुलर वेलोसिटी से कम है। मतलब सन धीरे जो है घूम रहा है और ये उससे तेज स्पीड में है, कैसे पॉसिबल है? ठीक है। तो यहीं कहीं जाके जो है कास्ते द बफन भाई साहब का ये जो कॉमेट्स हाइपोथेसिस है ये डिसअप्रूव्ड हो गया, लेकिन 50 सालों तक इसने जो है ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के अंदर बहुत अपनी वैल्यू रखी, क्योंकि आगे जो है इसी से आगे जितने भी लोग हुए उनको इससे मार्गदर्शन मिला। और आगे इसके बाद हम अगली थ्योरी पढ़ने वाले हैं। जो हमारी अगली थ्योरी है वो है, जो हमारी अगली थ्योरी है वो है गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस, गैसियस हाइपोथेसिस जो दी थी वो दी थी इमैनुअल कांट ने। किसने दी थी? इमैनुअल कांट ने। ठीक है। कांट भाई साहब जो थे वो एक फिलोसोफर थे। ठीक है। इनके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि ये जो थे ये एपिस्टोमोलॉजिस्ट थे। ठीक है। मतलब मैं बोलूं कि इस व्यक्ति को हर चीज का ज्ञान था। ठीक है। अगर मैं किसी, ये वेस्टर्न फिलोसोफर थे, ये वेस्टर्न फिलोसोफर थे। ठीक है। अगर इनके बारे में हम चर्चा करें और अगर मैं आपको बोलूं कि वेस्ट में अगर किसी एक फिलोसोफर को आपको पढ़ना है तो आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया फिलोसोफर थे ये, लेकिन इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। उस समय ये थ्योरी हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको डिसप्रूव कर दिया गया। ये जो हाइपोथेसिस था इनका, ये 1755 में आया। ठीक है। इस हाइपोथेसिस में जो इमैनुअल कांट भाई साहब है उनका कहना था, इमैनुअल कांट भाई साहब का कहना था, इसको ध्यान से समझते हैं कि इस हाइपोथेसिस के अंदर क्या है। तो इनका कहना था कि एक प्राइमोर्डियल मैटर है, एक प्राइमोर्डियल मैटर है जो कि यूनिवर्स के अंदर स्कैटर्ड है। ऐसा किसका मानना था? इमैनुअल कांट का मानना था कि एक प्राइमोर्डियल मैटर है जो यूनिवर्स के अंदर स्कैटर्ड है। ठीक है। अब प्राइमोर्डियल मैटर क्या है? तो प्राइमोर्डियल मैटर के बारे में अगर हम समझे तो प्राइमोर्डियल मैटर जो है वो एक क्लाउड है। कैसा क्लाउड है? तो कोल्ड, कोल्ड। ठीक है। उसके बाद में सॉलिड एंड मोशनलेस। इनसे जब पूछा गया कि भैया प्राइमोर्डियल मैटर कैसा मैटर है, तो इन्होंने बोला कि भैया ये क्लाउड है कोल्ड, सॉलिड और मोशनलेस पार्टिकल्स का, जिसको उन्होंने क्या बोला? प्राइमोर्डियल मैटर है। ठीक है। अब इस प्राइमोर्डियल मैटर में इन्होंने आगे बताया कि ये जो प्राइमोर्डियल मैटर है, सपोजिट मैं यहां ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इस फॉर्म में कुछ मैटर्स थे, ये इस फॉर्म में कुछ मैटर्स थे। इसको इन्होंने बोला कि ये जो है ये कोल्ड है, सॉलिड है और इनके बीच में कोई मोशन नहीं है। ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था, ऐसा मानना था इमैनुअल कांट का। ठीक है। फिर इसके बाद इमैनुअल कांट ने बोला कि ये जो प्राइमोर्डियल मैटर है इसके अंदर ये जो कोल्ड, सॉलिड और मोशनलेस पार्टिकल्स हैं, ये क्या हुआ? इन पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल पुल लगा। क्या लगा? ग्रेविटेशनल पुल लगा। इन पार्टिकल्स के बीच में, इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, मोशनलेस पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल पुल लगा। अब ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल पुल को समझने के लिए हम एक चीज समझते हैं। आई थिंक आप लोगों ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ सुना होगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में सुना होगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या है? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो ये बताता है कि अगर किन्हीं दो बॉडीज के बीच में या दो मासेस के बीच में, अगर किन्हीं दो मासेस के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है, अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा
उनके प्रोडक्ट के, पहली बात। और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, सपोज दैट आई एम अज्यूमिंग द डिस्टेंस इज आर, ठीक है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी। ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो इससे एक चीज हमें मिली कि F इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। मतलब अगर उनके बीच की दूरी जो है वो कम हो रही है, उनके बीच की दूरी अगर कम हो रही है, जो दूरी r जो है उसका फोर्स से इनडायरेक्टली लेना देना है। मतलब अगर फोर्स ज्यादा लगेगा तो जो है डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अब इस बात को समझते हैं। कहने का मतलब था कि इस दुनिया में कोई भी दो चीज है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जैसे मैं बोलूं कि सपोज दैट ये जो मार्कर है, ये मार्कर मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अपने अपने मासेस के कारण हम दोनों एक दूसरे की तरफ जा नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अट्रैक्ट कर रहा है। और अब ये अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इसकी तरफ क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि अर्थ का मास मुझसे ज्यादा है। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो अब दूसरी बात, सपोज दैट इसमें से ये दो पार्टिकल्स है, इन दोनों पार्टिकल्स में से इसका मास ज्यादा है, इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब अट्रैक्ट करने के बाद में इनके बीच में आया, अट्रैक्ट करा तो एक दूसरे से टकराएंगे, तो टकराने को यहां पे हम बोल रहे हैं कोलिजन। इनके बीच में क्या हुआ, कोलिजन हुआ। ये जो दो पार्टिकल थे इनके बीच में क्या हुआ, कोलिजन। तो अब हमारे दिमाग में एक चीज आएगी कि भैया इमैनुअल कांट भाई साहब ने तो बोला कि ये मोशनलेस पार्टिकल है, अब इनके बीच में क्या आ गया, मोशन आ गया। क्या आ गया, मोशन। क्या आ गया, मोशन। और ये जो कोलिजन है, ये कोलिजन बढ़ रहा है, तो मोशन जो है वो मोशन कैसा हो गया, रोटेटरी मोशन हो गया। कैसा मोशन हो गया, रोटेटरी मोशन हो गया। कैसा मोशन हो गया, रोटेटरी मोशन हो गया। और रोटेटरी मोशन हुआ, पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो क्या होगा, फ्रिक्शन। उनके बीच में क्या आएगा, फ्रिक्शन। क्या आएगा, फ्रिक्शन। पार्टिकल्स के एक दूसरे से टकराने के कारण उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट हुआ। फ्रिक्शन आया तो अपने साथ क्या लेके आएगा, हीट। क्या लेके आएगा, हीट। जब हीट आई तो जो पार्टिकल है उनके अंदर के मॉलिक्यूल्स जो है, हीट बढ़ाने पे, किसी भी चीज में हीट बढ़ाने पे पार्टिकल्स के बीच में जो है वो एटम्स जो है वो हाईली मूव होना स्टार्ट कर देंगे। हीट बढ़ी तो जो रेट ऑफ कोलिजन है वो भी इंक्रीज होगा। रेट ऑफ कोलिजन जो है इंक्रीज हुआ। रेट ऑफ कोलिजन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज होने के कारण, रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज होने के कारण जो है इनके बीच में एक्सपांशन, हीट के कारण क्या स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपांशन। जो प्राइमोर्डियल मैटर था, जो इमैनुअल कांट भाई साहब ने बोला था कि भैया ये कोल्ड है, सॉलिड है, मोशनलेस है, उसके अंदर हीट आ गई, हीट भी आ गई, मतलब कोल्ड से वो किस स्टेट में चला गया, हीट वाली, हॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद में वो सॉलिड था। तो अब ये जो रेट ऑफ कोलिजन है, इसमें रेट ऑफ कोलिजन बढ़ने के कारण वो जो हीट फॉर्म में चला गया, हीट जो है ज्यादा हीट मिलने के कारण ये जो पार्टिकल है ये गैशियस पार्टिकल में चला जाएगा। इसीलिए इसका नाम है गैशियस हाइपोथेसिस। मतलब उन्होंने अज्यूम किया था कि ये जो पार्टिकल है ये जो है ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड होगा, लेकिन वो किस स्टेट में चला गया, गैस फॉर्म में चला गया। और बाद में ये जो है क्लाउड बना लेता है, जिसको आप प्यार से नेब्यूला बोलते हो, जिसको आप प्यार से क्या बोलते हो, नेब्यूला बोलते हो, ठीक है। और ये नेब्यूला कंटिन्यूअसली, ये इस नेब्यूला के अंदर जो प्राइमोर्डियल मैटर है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। सपोज दैट हीट के कारण ये जो है क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। एक्सपांड होने के कारण इसके अंदर, अब आपको दो चीजें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर या स्फेरिकल मोशन, सर्कुलर कहना सही नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, और सोलर सिस्टम का जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका जो शेप है वो स्फेरिकल है, ठीक है। चलो, तो अब इसके अंदर जो मोशन आया तो अब दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। जैसे ही मोशन आया, हीट बढ़ी, एक्सपांड होना स्टार्ट हुआ, तो इनके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स
जो है वो कम हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया, और ऐसा होने से इसके अंदर जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो बढ़ गई, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बढ़ने के कारण जो है इसमें अंदर वाला पार्ट बच गया, और ये जो बाहर वाला पार्ट था ये इससे अलग हो गया, और जो है एक पार्ट बना, जो है 9 रिंग्स बाहर आई, और उन्हीं 9 रिंग्स से हम अज्यूम कर रहे हैं कि यही हमारे क्या है, फ्यूचर प्लैनेट्स हैं, यही हमारे क्या है, फ्यूचर प्लैनेट्स हैं। तो ये एक बेसिक थ्योरी थी इमैनुअल कांट की, जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गैसियस हाइपोथेसिस में इमैनुअल कांट क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने अज्यूम किया कि एक प्राइमोर्डियल मैटर था, उस प्राइमोर्डियल मैटर को उन्होंने क्या बोला कि ये क्लाउड है बेसिकली, किसका, कोल्ड, सॉलिड और मोशनलेस पार्टिकल्स का। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि भैया बेसिकली ये जो था ना एक ऐसे था, इस ऐसे के ऊपर ये पूरा हाइपोथेसिस बनाया गया है, तो इसमें इमैनुअल कांट की इतनी गलती नहीं है जितना उनको क्रिटिसाइज करने वाले लोगों की गलती है। ठीक है, इमैनुअल कांट ने काम बहुत अच्छा करा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब आप लोगों को पता है कि जब भी दो बॉडीज जो है वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा लॉ है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में क्या बोला है कि दो चीजें एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेंगी, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो उसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें समझने के बाद में इसका क्रिटिसिज्म कैसे किया गया है, अब हम वो भी देखते हैं कि ये थ्योरी क्यों डिसअप्रूव्ड हो गई है। ठीक है, इसके बीच में हीट जनरेट हुई। हीट क्यों जनरेट हुई? क्योंकि कोलिजन था। जब कोलिजन की रेट बढ़ी तो कोलिजन की रेट बढ़ी तो उसके अंदर जो हीट थी उसने जो पार्टिकल था सॉलिड वो किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया, और गैस में चेंज हुआ तो गैस में चेंज होने के बाद में हॉट नेबुला बन गया वो। ठीक है, तो भैया सॉलिड से क्या बन गया आपका, हॉट नेबुला बन गया, पहली बात। ठीक है, फिर उस हॉट नेबुला के अंदर, उस हॉट नेबुला, जो हॉट नेबुला था वो कैसा रोटेट हो रहा था, वो कैसे रोटेट हो रहा था, वो रोटेटरी मोशन में था। ठीक है, तो रोटेटरी मोशन में था, उसके बाद में उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने के कारण उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ने के कारण जो उसका कोर वाला हिस्सा था जिसको नॉट बोला जाता है, ठीक है, वो अलग हो गया, और जो बचा हुआ पार्टिकल था जिसकी वजह से हमारे फ्यूचर प्लैनेट्स बने। ऐसा किसका कहना था? इमैनुअल कांट का कहना था। तो अब ये थ्योरी डिसअप्रूव्ड क्यों हो गई, इस पे चर्चा करते हैं, इसका इवैल्यूएशन देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। ओके, इसका इवैल्यूएशन देखते हैं। ठीक है, इसका इवैल्यूएशन देखते हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन या इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं। क्रिटिसिज्म देखते हैं। ठीक है भैया, पहला क्रिटिसिज्म तो ये था कि ये जो आप प्राइमोर्डियल मैटर की बात कर रहे हो, ये जिस प्राइमोर्डियल मैटर की बात कर रहे हो, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, ये आया कहां से, ये आया कहां से? अब ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब हम बिग बैंग थ्योरी देखते हैं तो बिग बैंग थ्योरी में उस जिस पार्टिकल की बात की जाती है कि जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना है, उस यूनिवर्स को तो प्रूफ करके भी बता दिया गया सर्न में। सर्न जो लेबोरेटरी थी वहां उसको प्रूफ करके भी बता दिया गया था कि भैया ये जो है गॉड पार्टिकल था, हिग्स बोसान था या फिर डार्क मैटर था, वो पूरी चीज प्रूफ करके बता दी गई। तो यहां भी हमारा पूछने का जो है वो वाजिब हक है कि भैया ये प्राइमोर्डियल मैटर आप लाए कहां से? इमैनुअल कांट भाई साहब थे फिलोसोफर, उनका कहना था कि पता नहीं आया कहीं से। उनका कहना था कि ये सुपर नेचुरली है। ठीक है, तो पहली बात तो ये यहां फंस गए कांट भाई साहब। दूसरी बात ये थी कि इसमें न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ये उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। कैसे फुलफिल नहीं कर पा रहा था? तो पहले जब इन्होंने अपना हाइपोथेसिस देना स्टार्ट किया तो इन्होंने उस प्राइमोर्डियल मैटर को सॉलिड बताया, उसके बाद में मोशनलेस बताया। ठीक है, ये दोनों चीजें बता दी,
लेकिन न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अनटिल और अनलेस, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। तो भैया आपका जो प्राइमोर्डियल मैटर था वो मोशन में कैसे आ गया? सबसे पहली बात यहां फंस गए ये कि भैया जिस न्यूटन की हेल्प से, जिस न्यूटन के लॉ से आप प्रूफ करना चाह रहे थे, वहीं पे आप फंस गए। ठीक है, कि जो आपका एग्जैक्ट थ्योरी था, जो आपका एग्जैक्ट हाइपोथेसिस था, वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था। तो दूसरा क्रिटिसिज्म हमने देख लिया इमैनुअल कांट का कि जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का ये जो है ओबे नहीं कर रहा था। अब तीसरी बात आती है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, तीसरी बात जो आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये फिजिक्स चल रहा है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये फिजिक्स। तो बेसिकली इसमें मैथमेटिकल एरर्स थे, तो मैथमेटिकली ही इनको बताया जाना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि बुक्स में भी इन जनरल हम देखते हैं तो सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करता है, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो नहीं करता है। तो कैसे नहीं करता है? यूपीएससी इज ऑल अबाउट व्हाई। ठीक है, तो अब समझते हैं कि कैसे। तो पहली बात तो हमने देख ली कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, दूसरी बात, अब इस एंगुलर वेलोसिटी या इस एंगुलर मोमेंटम वाली चीज को समझते हैं, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इनकी जो मोशनलेस चीज थी, भैया आप बोल रहे थे कि कोई मोशन नहीं है, कोई मोशन नहीं है, फिर वो मोशन में आ गई ना। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बोला कि ये जो हॉट नेबुला है, ये जो इनका हॉट नेबुला बन गया था, ये क्या कर रहा था? एक्सपांड कर रहा था। क्या कर रहा था? एक्सपांड कर रहा था। ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी कांट भाई साहब ने? बिल्कुल बोली थी कि हीट बढ़ने की वजह से वो क्या कर रहा है? एक्सपांड कर रहा है। और दूसरी बात उन्होंने क्या बोली? उन्होंने बोली कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब यहां हम इस चीज का तर्क लगाते हैं कि भैया कैसे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, m ओमेगा स्क्वायर होता है बेसिकली, m ओमेगा आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। जहां पे जो आपका अगर मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूं आपको, तो ओमेगा वहीं रह जाएगा, L अपॉन m आर स्क्वायर। मतलब अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका जो एक्सपांशन है, उसकी जो डिस्टेंस है, उसका जो एरिया है, वो कम होना चाहिए। लेकिन यहां जो कांट भाई साहब है वो क्या कर रहे हैं कि बढ़ रहा है भैया, हीट बढ़ रही है और एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ रही है। लेकिन जो एग्जैक्ट थ्योरी है, वो एग्जैक्ट थ्योरी क्या कहती है कि भैया अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, वो क्या होगी? कम होगी। तो यही इन तीन क्रिटिसिज्म की वजह से इमैनुअल कांट के गैसियस हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर दिया गया। ठीक है, तो इतनी बड़ी फिलॉसफी, इतने बड़े इस हाइपोथेसिस को हमने एक छोटे से कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश की कि इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले गैसियस हाइपोथेसिस को मैं एक बार और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। गैसियस हाइपोथेसिस में बेसिकली हाइपोथेसिस इज जस्ट अजम्पशन। ठीक है, कि भैया उन्होंने ऐसा माना। ठीक है, ये प्रूवन फैक्ट नहीं है। ठीक है, अगर प्रूवन फैक्ट होता तो ये थ्योरी होती। ठीक है, अब पहली चीज हम लोग इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इमैनुअल कांट ने ऐसा समझा कि ये जो प्राइमोर्डियल मैटर है, ये प्राइमोर्डियल मैटर एक सॉलिड मैटर है, इसके बीच में मोशनलेस है। तीसरी बात इन्होंने बोली कि ये जो मोशनलेस पार्टिकल है, ठीक है, ये सॉलिड है और कोल्ड भी है। तो अब इस चीज को समझाने में ये क्या हो गए? असफल हो गए। ठीक है, अब तीसरी बात ये आती है कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल आया। उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो पार्टिकल्स थे उनमें कोलिजन हुआ। कोलिजन की वजह से फ्रिक्शन आया।
फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हुई, और जब रेट ऑफ कोलिजन बढ़ा तो हीट बढ़ी तो उस पार्टिकल ने या उस नेबुला ने एक्सपांड करना स्टार्ट कर दिया। जब उसमें एक्सपांशन हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने के बाद में फिर क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने से जो नॉट वाला पार्ट था या जो कोर वाला पार्ट था वो अलग हो गया। वो क्या हो गया? अलग हो गया, जिसकी वजह से फ्यूचर प्लैनेट्स बने। सबसे सिंपल बात है। अब इसका क्रिटिसिज्म भी हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद में अगली थ्योरी हमारे सामने आती है। इस थ्योरी को देने वाले अगले भाई साहब थे, उनका नाम था, ये जो थ्योरी थी, ये वाली जो थ्योरी थी तीसरे नंबर वाली, इस थ्योरी का नाम था नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस। इस नेबुलर हाइपोथेसिस को दिया था लाप्लास ने। इस नेबुलर हाइपोथेसिस को दिया था लाप्लास ने। लाप्लास भाई साहब का ये कहना था, अब लाप्लास जो है ये बहुत चालाक आदमी थे। ये थे तो एक मैथमेटिशियन, ठीक है, लेकिन बहुत चालाक आदमी थे। अब मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन के बेसिस पे बता रहा हूं, ठीक है। एक साइड हम लेते हैं गैसियस हाइपोथेसिस को, एक साइड हम लेते हैं गैसियस हाइपोथेसिस को, और एक साइड हम ले रहे हैं नेबुलर हाइपोथेसिस को। गैसियस हाइपोथेसिस में इमैनुअल कांट भाई साहब ने बोला था कि जो पार्टिकल है वो कैसा है? सॉलिड है। दूसरी बात उन्होंने बोली थी कैसा है? मोशनलेस है। कैसा है? मोशनलेस है। तीसरी बात इन्होंने बोली थी क्या है? कोल्ड है। कैसा है? कोल्ड है, ठीक है। चलो, इन्होंने सॉलिड बोला था उसको, ठीक है। आगे देखते हैं, इस चीज को भी रहने देते हैं। इन्होंने बोला कि जो मोशनलेस चीज है वो रोटेटरी मोशन में। कैसे मोशन में? रोटेटरी मोशन में। तीसरी बात, जो आपकी कोल्ड पार्टिकल था, जो आपका कोल्ड प्राइमोर्डियल मैटर था, उसको इन्होंने यहां क्लियर कर दिया कि यहां ये किसमें है? हॉट नेबुला है। क्या है? हॉट नेबुला है। आधी बात तो वैसे ही खत्म कर दी इन्होंने भाई साहब ने। इन्होंने क्या बोला कि भैया मोशनलेस इधर था, तो इन्होंने क्या बोला कि रोटेटरी मोशन है। मतलब आप देख रहे हो कि बंदा कितना एडवांस है। जहां से कुछ गलतियां इमैनुअल कांट करके गए थे, उन गलतियों को सुधार के इन्होंने अपनी थ्योरी, अपना हाइपोथेसिस देना स्टार्ट किया। इन्होंने पहली बात क्या बोली कि भैया रोटेटरी मोशन में है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोला? कोल्ड नेबुला है। चौथी बात यहां पे हीट बढ़ने पे क्या हो रहा था? एक्सपांशन हो रहा था। क्या हो रहा था? एक्सपांशन। यहां पे हीट बढ़ रही थी, यहां पे हीट लॉस होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो जो पार्टिकल है वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अगर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ओमेगा बढ़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। भैया ये क्या कह रहे हैं कि वो जो भी फायर बॉल है या जो भी फायर नेबुला है वो श्रिंक हो रही है, वो सिकुड़ रही है। क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। उसके बाद में इन्होंने क्या बोला कि ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी इसकी जो है वो बढ़ रही है। तो यहां पे जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो सही जाता है। तो जो गलती इमैनुअल कांट करके आए थे, लाप्लास ने उसको क्या करा? उस गलती को गलती नहीं कह सकते, उस गलती में जो मिस्टेक्स थी उन मिस्टेक्स को ओवरलैप करके स्टार्ट किया, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस थ्योरी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि भैया इसमें है क्या। सब सेम चीज है भैया। इन्होंने बोला कि सॉलिड है, गैसियस हाइपोथेसिस में सॉलिड था, ठीक है। तो यहां ये क्या है? इन्होंने क्या बोला कि नेबुला है, और नेबुला किस स्टेट में? गैस फॉर्म में, ठीक है। चलो, उसमें रोटेटरी मोशन है, हॉट नेबुला है, ठीक है। कोल्ड था तो यहां क्या हो गया? हॉट। इधर हीट बढ़ रही थी और एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ रही थी। यहां हीट लॉस हो रही है, जो भी वो फायर बॉल होगी उसमें से क्या होगी? हीट लॉस हो रही है। इसका मतलब वो क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ओमेगा बढ़ रहा है। तो यहां लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो सही बैठता है, ठीक है। तो इस वजह से इन चीजों को आगे बढ़ के इन्होंने बताया था, ठीक है। अब समझते हैं कि भैया इतना कहने के बाद भी इस थ्योरी को भी डिसअप्रूव क्यों कर दिया गया।
तो इस चीज को समझते हैं कि इस थ्योरी को डिसअप्रूव क्यों किया गया। भैया जब इनसे पूछा गया कि चलो इसका भी क्रिटिसिज्म का एक अलग ही हम बना लेते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। ये जो लाप्लास भाई साहब, इनके लिए तो वो राहत इंदौरी की एक शायरी बहुत जचती है कि मुझ में कितने राज है बतलाऊं क्या, बंद एक मुद्दत से हूं खुल जाऊं क्या। तो इमैनुअल कांट भाई साहब ने पहले बता दिया, फिर उन्हीं सारे राज को बाद में इन्होंने आगे आके बताया होगा। तो ये बात मेरे हिसाब से यहाँ पे सही बैठती है, ठीक है। उसके बाद में इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं, क्रिटिसिज्म देखते हैं। भैया इन्होंने, इनसे पूछा गया कि जो बात हो रही है उस मैटर को लेके, ठीक है, तो आप उस मैटर का या उस जो चीज जिससे आप बोल रहे हो कि ये हॉट है, ठीक है, ये मोशन में है, ठीक है, उसके बाद में ये एक नेबुला है, तो ये आया कहां से, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन बताओ आप। तो इसका क्या बताओ, सोर्स ऑफ ओरिजिन बताओ आप। तो ये भी बताने में क्या हुए, असफल हुए। ये भी बताने में क्या हुए, असफल हुए, ठीक है। जब इनसे पूछा गया, जब इन्होंने अपनी थ्योरी, अपने हाइपोथेसिस के बारे में बताया, तो इन्होंने कहा कि हीट लॉस हो रही है, हीट लॉस हो रही है, और हीट लॉस होने के कारण उसमें से एक पार्ट बाहर निकला। सपोज दैट जैसे ये यहां हीट लॉस हुई, इसमें से एक पार्ट बाहर निकला, और इसी एक पार्ट से जो है वो 9 प्लैनेट्स बने। कितने प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स। अभी तो आपको लग रहा होगा 8 प्लैनेट है, तो 2006 में जो है प्लूटो को हटा दिया गया है प्लैनेट्स की कैटेगरी से, वो बात की बात है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने बोला कि उसी से, अब इमैनुअल कांट ने क्या बोला था कि 9 रिंग्स डिस्क्रीट हुई। इमैनुअल कांट ने बोला कि 9 रिंग्स डिस्क्रीट हुई। यहां लाप्लास बोल रहे हैं कि एक रिंग डिस्क्रीट हुई उस नॉट के पहले, उस कोर के पहले, और उसी एक रिंग से 9 फ्यूचर प्लैनेट्स बने, 9 फ्यूचर प्लैनेट्स बने। इनका ऐसा कहना था। चलो भैया मान लिया कि 9 फ्यूचर प्लैनेट्स बने, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि भैया बीच में यहां क्या है, सन है, सन है, ठीक है, उसी से बने, ठीक है। फिर यहां मर्क्यूरी है, आप लोगों को पता होगा ये क्या है, मर्क्यूरी है। यहां वीनस है, यहां क्या है, अर्थ है, यहां मार्स है, बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। यहां जो है वो जुपिटर है, यहां सैटर्न है, यहां यूरेनस है, यहां नेपच्यून है। तो अब आप ये बताओ कि ये जो यूरेनस है, ये जो यूरेनस है, ये ईस्ट से वेस्ट रोटेट होता है, ईस्ट से वेस्ट रोटेट होता है, और इधर से ये वीनस भाई साहब, ये ईस्ट से वेस्ट रोटेट होते हैं। बाकी अगर ये सभी एक ही चीज का पार्ट है, तो ये सब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कैसे होते हैं, समझ रहे हैं इस बात को। तो ये बात भी बताने में ये भाई साहब क्या हो गए, फेल हो गए, जिस वजह से इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया, डिसअप्रूव कर दिया गया। और इसके बाद लॉकियर भाई साहब भी आए जिन्होंने मेटेओराइट थ्योरी दी, लेकिन वो हमारे स्टडी से रिलेटेड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल होता तो हम उस चीज को भी पढ़ते, ठीक है। तो ये तीनों हाइपोथेसिस मैंने आज आपको बहुत अच्छे से इनका क्या क्रिटिसिज्म हुआ पास्ट में, वो भी आप लोगों ने देखा। तो आज के इस लेक्चर में हमने पूरा मोनेस्टिक थ्योरी पढ़ी। अब अगले लेक्चर में हम ड्यूअलिस्टिक थ्योरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जैसे ही ये आप देख रहे हो कि मॉडर्न कंसेप्ट में बिग बैंग थ्योरी देखेंगे, हम बिग बैंग थ्योरी देखेंगे। उससे पहले हमने देखा था ये वाला इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की जगह आप इसको सोलर सिस्टम पढ़िएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं यही बताना चाह रहा हूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।